अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। उससे पहले जो है आपकी बुक ने एंजाइम की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमने पिछले लेक्चर में भी जो है एंजाइम की डेफिनेशन देख ली थी कि एंजाइम क्या होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्पीड अप करना होता है, ठीक है। और ये खुद कंज्यूम नहीं होते इस प्रोसेस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई है वो है केमिकल नेचर, ठीक है। केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर में क्या आ जाता है, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं। तो केमिकल नेचर क्या है, यही है कि प्रोटीन्स है, ठीक है। तो इसकी केमिकल नेचर क्या है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स किससे मिलके बनती हैं, ये बनती हैं अमाइनो एसिड से मिलके, ठीक है। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और मिलके एक प्रोटीन बना देते हैं। इसको हमने एनाबॉलिक रिएक्शंस में पढ़ा था ना। तो अब यही है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और दूसरा जो एक एमसीक्यू भी आपकी बुक में जो है वो दिया गया है वो क्या है कि कितने अमाइनो एसिड जो है वो मिलके प्रोटीन बना रहे होते हैं जो कि एंजाइम में यूज़ होनी होती है या भी एज ए एंजाइम यूज़ होनी होती है। तो वो उसने कहा है कि तकरीबन 100 से 1000 अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलते हैं, यानी कि कम से कम 100 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होने चाहिए, ठीक है। इतने जो है ना, इतनी अमाउंट जो है अमाइनो एसिड्स की मिलके प्रोटीन बनाती है और वो प्रोटीन क्या है, एंजाइम है। ये इसकी केमिकल नेचर होगी। अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई है वो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी क्या उसने बात की है, इसके स्ट्रक्चर की बात की है। अब स्ट्रक्चर इसका क्या है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लोबुलर होता है, ठीक है। वो ग्लोब की शेप का होता है, ग्लोबुलर होता है, थोड़ा राउंड सा होता है, ठीक है। अब ग्लोबुलर तो है, इसके इस ग्लोबुलर होने की वजह से जो एंजाइम है उसकी किस तरह की शेप बन रही है, ग्लोबुलर तो बन रही है, साथ में 3D शेप बन रही है, ठीक है। 3 डायमेंशनल जो है ना उसकी शेप बन रही है। अब इस 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से उसकी एक्टिव साइट बनती है। अब एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट वो जगह होती है एंजाइम के ऊपर जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है। सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे यहाँ पर वर्क करता है। सबस्ट्रेट ने जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर जाके अटैच होना होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम का, उसमें हम देख लेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होती है, एक्टिव साइट क्या होती है, ये सब जो है ना हम उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने बस इतना याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर होता है, 3 डायमेंशनल होता है और इसकी वजह से इसकी एक एक्टिव साइट बनती है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है, ठीक है। अब जो इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। क्या है इसकी स्पेसिफिसिटी। अब इसकी स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं कि कोई एंजाइम किसी भी रिएक्शन में जाके घुस गया वो उसने वहाँ पर स्पीड अप करना शुरू कर दिया रिएक्शन को, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये आप लॉग एंड की मॉडल में भी पढ़ लेंगे कि स्पेसिफिक एंजाइम जो है, जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो क्या करवाता है, स्पीड अप करवाता है किसको, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को, ठीक है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए नहीं चला जाएगा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन होगा उसको ही वो स्पीड अप करवाएगा। यही इसकी स्पेसिफिसिटी है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक में दी गई है अमाइलेज की एग्जांपल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जिस भी लफ्ज़ के आगे एज का वर्ड आ जाए, ठीक है, ASE एज का वर्ड आ जाए, इसका मतलब है वो एंजाइम है। अब अमाइलेज एक एंजाइम है जो किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो जाके स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में, ठीक है, जो कि स्वीट इन टेस्ट होती है। तो अमाइलेज स्टार्च को तोड़ने के लिए काम करेगा। कोई लिपिड्स आ गए, कोई और जो है वो चीज़ आ गई, प्रोटीन आ गई, तो अमाइलेज उसको जो है वो नहीं तोड़ेगा। अमाइलेज क्या करेगा, वो स्टार्च के ऊपर जाकर ही एक्ट करेगा और उसको शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी है इसकी कि जो अमाइलेज है वो सिर्फ स्टार्च के ऊपर काम करेगा, वो किसी और के ऊपर काम नहीं करेगा। ये इसकी स्पेसिफिसिटी भी हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इसका क्या मतलब है, इंट्रा का मतलब होता है इनर, ठीक है, और सेल का मतलब हो जाएगा सेल। इसी तरह एक्स्ट्रा का मतलब होता है जो एक्सटर्नल साइड यानी कि आउटसाइड, ठीक है, और सेलुलर का मतलब होता है सेल यानी कि आउटसाइड द सेल और ये है इनसाइड द सेल।
अब इसका क्या मतलब है, अब आपने एक बात जो याद रखनी है वो क्या, कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। अब प्रोटीन्स कहाँ पर बनती हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स बना रहे होते हैं। राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेली है जो कि इनसाइड द सेल मौजूद होती है, ठीक है। राइबोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पड़ी होती है और इसने प्रोटीन को बनाना होता है। अब यहाँ तो बात कर रहा है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर भी। अब ये बात है जहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, इसने बनना तो सेल के अंदर ही है। अब इसके काम पर डिपेंड करता है कि ये सेल के अंदर ही रह के काम करेगा या फिर सेल के बाहर जाकर काम करेगा। अब ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स, ठीक है, ये बन तो सेल के अंदर ही हैं। अब इंट्रा सेलुलर में ये जो अपना वर्क है, ठीक है, जो अपना वर्क है वो भी सेल के अंदर ही कर रही हैं। एग्जाम्पल उसने आपकी बुक में दी हुई है सेलुलर रिस्पायरेशन के जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन में एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसकी उसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, ये हमारे सेल्स के अंदर चल रही होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो इंट्रासेलुलर हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में ये होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो बनेंगे तो सेल के अंदर ही, लेकिन बनने के बाद वो आउटसाइड द सेल चले जाएंगे, यानी कि सेल के बाहर उनको भेज दिया जाएगा और वो वहाँ पर जाके अपना काम करेंगे। इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, ठीक है, किसकी दी हुई है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्टमक वाल है, ठीक है, स्टमक वाल यानी कि जो आपके मैदा है उसकी जो दीवारें हैं वहाँ पे एंजाइम्स बनते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टमक वाल्स के जो सेल्स हैं उधर एंजाइम्स बनते हैं। बाद में उसको स्टमक कैविटी में या फिर स्टमक ल्यूमेन में उसको भेज दिया जाता है, वहाँ पर वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको अब देख भी लेते हैं कि ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब ये डायग्राम मेरी इस तरह से ही है, कुछ खास अच्छी नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये स्टमक है, ये इसकी दीवारें हैं, ठीक है, ये किससे मिलके बनी है, ये सेल्स से मिलके बनी है। अब यहाँ पे सेल्स जो हैं क्या करते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं, एंजाइम इन सेल्स के अंदर बनते हैं और बाद में कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, ल्यूमन, यानी कि ये जो खाली जगह है ना सारी, इसको ल्यूमन बोलते हैं या फिर कैविटी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स भेज दिए जाते हैं वो, और वो एंजाइम यहाँ पर जाके वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, वो आपके जो खुराक होती है उसको डाइजेस्ट करवाने को, उसको जो है हजम करवाने में मदद करते हैं। तो बन तो वो अंदर ही रहे हैं सेल्स के, लेकिन काम करने के लिए वो सेल्स के बाहर जा रहे हैं। तो ये इनका डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है कोफैक्टर की, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा के लिहाज से, हर लिहाज से कोफैक्टर का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होती है, हमने कहा था एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। अब इसका इधर क्या ताल्लुक, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपना काम मुकम्मल करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं होगा तो एंजाइम भी अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ये आपके कोफैक्टर की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनऑर्गेनिक में उसने आपकी एग्जांपल दी हुई है मेटेलिक आयंस की, यानी कि ऐसे आयंस जो कि मेटेलिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक तौर पे काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की मदद करते हैं उसके काम करने में। ऑर्गेनिक फैक्टर जो है ये भी मज़ीद आगे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो हम पढ़ेंगे कोएंजाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भी आपने याद रखने हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा हमारे पास आ जाता है कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम। अब इनमें क्या डिफरेंस है, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होगा जो कि टाइटली बाउंड हो जाएगा,
ठीक है, टाइटली अटैच हो जाएगा किसके साथ, इंजाइम के साथ, वो होगा हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम वो होगा जो लूजली अटैच होगा, ठीक है, वो जो ग्रुप कोफैक्टर वो ग्रुप होगा जो लूजली अटैच होगा, उसको हम कह देंगे कोएंजाइम, और वो जो टाइटली बाउंड होगा उसको हम कह देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसमें उसने आपके नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है बायोटिन की, ठीक है, और इधर उसने एग्जांपल दी हुई है NADP, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक, आप रिएक्शंस भी लिख सकते हैं और पाथवेज भी लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप पर जो है वो मुश्तमिल हों, ठीक है, जो किस पर मुश्तमिल हो, कंप्राइज मोर देन, ठीक है, मोर देन वन स्टेप, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप मौजूद होंगे वो जो है कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। और इन ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कम्प्लेक्स हों, जिनमें एक से ज़्यादा स्टेप आ रहे हों, वहाँ पर एंजाइम भी एक से ज़्यादा ही यूज़ होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और एंजाइम जो है हमने कहा था हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होगा, तो हर स्टेप के लिए एक नया एंजाइम आएगा। सपोज एक ये एंजाइम है ए, ठीक है, इसके साथ आके जुड़ गई है सबस्ट्रेट, ठीक है, अब यहाँ से बन गया इसका प्रोडक्ट, सपोज ये इसका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एंजाइम ए आया, इसने साथ अपने जो है वो सबस्ट्रेट को मिलाया और ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है वो एज ए क्या काम करेगा, एज ए सबस्ट्रेट काम करेगा, यानी कि इसके तौर पे काम करेगा। अब यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा जो कि नया होगा, यानी कि बी एंजाइम आ गया, और ये यहाँ पर एज ए अब क्या आ गया, सबस्ट्रेट के तौर पे आ गया। जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट था वो दूसरे स्टेप का सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, और अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा सपोज वो सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये ऐसी है, अब यहाँ पर ए एंजाइम था, यहाँ पर बी एंजाइम था, दो स्टेप थे, दोनों में डिफरेंट एंजाइम्स आ रहे हैं। ये तो एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ ना। अब इसमें भी आप जो सबसे अच्छी एग्जांपल दे सकते हो वो यही है सेलुलर रिस्पायरेशन की, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसमें इतने ज़्यादा एंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं कि उनके नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल हो, और उन रिएक्शन में फिर जो एंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं वो भी एक से ज़्यादा ही यूज़ हो रहे होते हैं। हर स्टेप में एक नया एंजाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एंजाइम, ठीक है, यूजेस ऑफ एंजाइम, यानी कि हम अब जो एंजाइम हैं उनको किस तरह अपनी जो डेली की लाइफ है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम पढ़े थे कि एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एंजाइम नेचुरली भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं। अब वो एंजाइम जो हम सिंथेटिकली यानी कि लैब में तैयार करते हैं और फिर बाद में उसको इंसानी जो है फलाह बहबूद के लिए जो है वो किस तरह से काम में लाते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फूड इंडस्ट्री, ठीक है, फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब वही पहले वाला जो हमने देखा था एग्जांपल वही ले लें अमाइलेज की। अब अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च के ऊपर जाके एक्ट करता है, ठीक है। स्टार्च यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है। अमाइलेज एंजाइम है, या सबस्ट्रेट के ऊपर जाके एक्ट किया, इसने प्रोडक्ट बना दिया क्या, शुगर, ठीक है। अब वो शुगर जो है वो डिफरेंट चीज़ों में जो है ना बनने में यूज़ होगी। फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो किसके बनने में यूज़ होगी, वो वाइट ब्रेड के बनने में यूज़ होगी। इसके अलावा वो चीज़ के बनने में यूज़ होगी, वो रोल्स के बनने में यूज़ होगी, ठीक है। इस तरह वो डिफरेंट जो है ना काइंड ऑफ थिंग्स में यूज़ होगी। तो फूड इंडस्ट्री में हम एंजाइम्स को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने खाने की अशिया बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी जो एग्जांपल दी है जो दूसरी उसने इंडस्ट्री बताई है वो है पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। अब पेपर इंडस्ट्री में हम किस तरह से जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब पेपर जो है आपने याद रखना है, पेपर जो है वो प्लांट्स से बनते हैं, ठीक है। पौधों से हम जो है कागज़ बना रहे होते हैं। जो प्लांट के बाहर वाली छाल होती है जिसको बार्क बोलते हैं, ठीक है, जो उसके बाहर होती है, उसकी लकड़ी के बाहर होती है ना, एक उसका कवर सा बना होता है, उसको हम बार्क बोलते हैं। अब उस बार्क से हमने बनाना होता है पेपर। कैसे बनाते हैं, अब वो तो बहुत ही ज़्यादा विस्कस होती है। विस्कस मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटी होगी, उसका वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी या फिर बहुत ज़्यादा मोटी होगी। अब
जो पेपर है वो तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो अब इस बार के ऊपर भी हम क्या करेंगे, अमाइलेज एंजाइम जो है वो छोड़ देंगे और वो इसके जो है ना तोड़ता जाएगा और इसकी विस्कोसिटी को जो है वो कम करता जाएगा और एट द एंड हमारे पास जो है वो पेपर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट में हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं डिटर्जेंट जो है वह हमारे वही आ जाते हैं, सर्फ साबुन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये सर्फ साबुन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर कोई दाग लग जाए तो उसको साफ़ करने के लिए हम सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो बर्तन हैं उनके ऊपर चिकनाई वगैरह आ जाती है या फिर उनके ऊपर कोई दाग लग जाए तो उनको अच्छे से जो है वो साफ़ करने के लिए हम जो है वो बर्तन धोने वाले साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। अब उसने एग्जांपल दी है कि हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे क्लोथ्स के ऊपर क्या लग जाता है, प्रोटीन का स्टेन लग जाता है, प्रोटीन का दाग लग जाता है। अब प्रोटीन को तोड़ने के लिए, जो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना, स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम आता है, तो हमने कहा था एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम आएगा, ठीक है। वो इसको, अब प्रोटीन टूटेगी तो प्रोटीन उसी में टूटेगी ना जिससे वो मिलके बनी थी, और प्रोटीन किससे मिलके बनी थी, अमाइनो एसिड से मिलके बनी थी। तो अब जब प्रोटीन बनी थी अमाइनो एसिड से मिलके, तो जब टूटेगी तो ये अमाइनो एसिड्स में ही टूटेगी। तो प्रोटीन का कोई दाग लगा होगा कपड़ों पर, तो हम क्या करेंगे, हम सर्फ उस पर डालेंगे। अब सर्फ के अंदर मौजूद होगा प्रोटीएज एंजाइम और वो एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा अमाइनो एसिड्स में, और इस तरह से वो दाग जो है वो कपड़ों से निकल जाएगा। इसी तरह उसने बर्तनों की बात की है कि जो हमारी डिशेज़ हैं उनके ऊपर जो है वो स्टार्च का स्टेन लग जाता है, ठीक है, स्टार्च के धब्बे जो है वो रह जाते हैं या फिर उससे चिकनाई जो है वो बर्तनों में रह जाती है। तो हम क्या करते हैं कि अमाइलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। हमारे जो साबुन वगैरह होते हैं बर्तन धोने वाले, उनमें अमाइलेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। इस तरह से हमारी डिशेस भी जो है वो साफ़ हो जाती हैं। नेक्स्ट उसने उसका यूज़ बताया है कि हम इसको जो है एंजाइम्स को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है, तख़मीर, ठीक है। फर्मेंटेशन जो है वो तख़मीर के अमल को कहते हैं। अब इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि वही वैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंजाइम्स लेंगे डिफरेंट काइंड के और क्या करेंगे कि उनको जो है ना वो एक्ट करवाएंगे डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि एंजाइम आया, कौन सा एंजाइम आया, अमाइलेज एंजाइम आया, इसको हमने स्टार्च के ऊपर एक्ट करवाया, इसने स्टार्च को तोड़ दिया शुगर्स में। इसी तरह हमने जो है वो प्रोटीएज एंजाइम लिया और उसको जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करवाया और उसने प्रोटीन को तोड़ दिया अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में। अब इन शुगर के ऊपर हमारे पास क्या आ गई, शुगर और अमाइनो एसिड्स आ गए, ठीक है, अमाइनो एसिड्स आ गए। अब इनके ऊपर हमने जो है वो एक्ट करवाया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। हमारे पास क्या आया, अमाइलेज एंजाइम आया, हमने उसको स्टार्च के ऊपर वर्क करवाया तो शुगर में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीएज एंजाइम हमने लिया, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करवाया, अमाइनो एसिड्स बन के। अब शुगर और अमाइनो एसिड्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं। अब इनके ऊपर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एक्ट करवाया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इसमें उसने एग्जाम्पल दी हुई है यीस्ट की। यीस्ट क्या होता है, हमारे पास खमीर, ठीक है। आपने जो है वो अक्सर पैकेट भी आता है खमीर का, जिसको अक्सर जो है वो पिज़्ज़ा डो में या फिर किसी भी और चीज़ में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड मेकिंग में भी यीस्ट यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से यीस्ट की मदद से फिर फर्मेंटेशन करवाई जाती है, ठीक है। यीस्ट की मदद से क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट में अल्कोहल आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्रेड आ जाती है और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और भी कई चीज़ें आ जाती हैं जो है फर्मेंटेशन करके हम जो है वो डेली यूज़ के लिए बना रहे होते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू आ जाता है कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं और उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एमसीक्यू आ गया। आज हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।